तो चलिए अब आगे शुभ समाचारों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें उन 6 खबरों पर डाल लेते हैं जिस पर आज पूरे देश भर की दिन भर नजर रहने वाली है। तो आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है, लिहाजा कैबिनेट बैठक पर आज देश भर की नजर रहने वाली है। वहीं दूसरी आज की अहम खबर, आज मुफ्त सियासी घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपनी दलील पेश की थी। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी इस मसले पर हलफनामा दाखिल किया। तो वहीं डीएमके का कहना है कि कल्याणकारी योजनाओं को मुफ्त ना कहा जाए। यहाँ देखिए, तीसरी खबर सबसे बड़ी ये है कि आज नजर रहने वाली है महंगाई पर, जिसे लेकर आज से कांग्रेस की शहर शहर चौपाल शुरू होने जा रही है। महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस की ये चौपाल जो है 23 अगस्त तक चलेगी। इस चौपाल के जरिए पार्टी केंद्र सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी, जैसे कि लगातार पिछले कुछ दिनों से कर रही है। आज बिहार में भी देखिए सियासी गहमा गहमी देखी जा सकती है। एक तरफ जहां बीजेपी नीतीश कुमार की मोर्चाबंदी में लगातार जुटी हुई है, तो वहीं आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नई सरकार के गठन के बाद नीतीश और लालू की ये पहली मुलाकात है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत हुई है। दोनों देशों ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की है। मौजूदा हालात में इस बातचीत को बहुत अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ देखिए, चीन के जासूसी विमान के श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पहुंचने के बाद से इलाके में तनाव लगातार बना हुआ है। भारत ने चीन के इस कदम पर सख्त एतराज जताया है। हालांकि चीन का यह कहना है कि उसकी मंशा जो है जासूसी की नहीं है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां चीन की गतिविधियों पर बारीक नजर रखे हुए हैं। तो ये वो तमाम खबरें हैं जिस पर आज दिन भर नजर रहने वाली। देखिए, सबसे पहले बात जो है दुर्गा पूजा की हम करने जा रहे हैं शुभ खबर के साथ, जिसे शुरू होने में करीब 50 दिन ही बचे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां अभी से जोरों शोरों पर चल रही हैं और कोलकाता के मुदियाली क्लब ने इस बार की दुर्गा पूजा को खास बनाने के लिए कमर कस ली है और इस बार के पंडालों में बिजली के लिए सोलर पावर ग्रिड का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे संवाददाता ऋत्विक की एक खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े पर्व दुर्गा पूजा से जुड़ी ये तस्वीरें बताती हैं कि तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। वैसे तो पूरे देश भर में मां दुर्गा की पूजा धूमधाम से की जाती है, लेकिन सबसे चर्चित पूजा बंगाल की दुर्गा पूजा होती है। यहाँ दुर्गा पूजा इतनी खास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कल्चर यूनिट यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर शामिल किया है। दुर्गा पूजा की शुरुआत 1 अक्टूबर से होनी है। देखा जाए तो लगभग 50 दिन है दुर्गा पूजा के शुरू होने में, लेकिन कोलकाता में अभी से पंडालों, मूर्तियों और पंडाल को जगमग करने के लिए बिजली के इंतजामों को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है। हर साल पंडालों के आकार बढ़ने के साथ साथ बिजली की खपत में भी बढ़ोतरी हो रही है। वजह यह है कि पंडालों को आकर्षक बनाने में सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है, जो सबसे ज्यादा महंगा साबित होता है। लेकिन 88 सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाले कोलकाता के मुदियाली क्लब ने पंडाल में बिजली आपूर्ति के लिए सोलर पावर की पहल की है, जो किफायती होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी है। एक दिन में जो पूजा में 3-4 दिन में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो बहुत स्पाइक करता है। तो इसमें अगर सोलर आ जाता है, बहुत सारा क्लब इसको सोलर का यूज करता है, तो ग्रिड के साथ सोलर एज ए नॉट एट कंपेरेटिव बट इसको कम्प्लीमेंटरी पावर इस सब में काम कर सकता है। खास बात यह है कि कोई भी ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में लोगों को लगता है कि इसमें बैटरी चाहिए तो कम बहुत कॉस्ट हो सकता है, लेकिन ये चीज ऐसा नहीं है। ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है जिसमें पावर जो जनरेट होगा वो पहले यूज करेगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो ग्रिड में जाएगा। और खासियत यह है कि इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम पड़ता है और गवर्नमेंट भी, हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट भी इसको बहुत प्रमोट कर रहा है। जितना बड़ा पंडाल उतनी ही ज्यादा बिजली की खपत, लिहाजा सोलर पावर ग्रिड की पहल बिजली आपूर्ति के लिए बेहतरीन और किफायती विकल्प है। क्लब का दावा है कि दुर्गा पूजा के इतिहास में यह पहली बार होगा जब पूरे पंडाल की बिजली व्यवस्था सोलर पावर से चलेगी।
इसके पहले भी इस्तेमाल हुआ, हम लोगों ने भी किया है, लेकिन मंडप के बाहर सिर्फ एक वो लाइट पोस्ट जो होता है वो जस्ट दिखाने के लिए सेफ्टी फीचर के हिसाब से वो किया गया था। लेकिन मंडप के अंदर इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रिसिटी डेकोरेशन के ऊपर में सोलर लाइट के हिसाब से डिपेंड रहना, ये पहली बार हो रहा है। इस तरह के पंडाल में 3 to 4 किलोवाट्स आराम से जाता ही होगा। तो और पूजा के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी स्पाइक भी बहुत होता है, तो उस चीज को कम करने के लिए हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि सभी कोई अगर इस चीज पे अगर उतर है, सभी इस चीज को अगर फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी जो यूज कर रहे हैं, एक हमारे हाथ में एक दूसरा ऑप्शन भी रहने से ये काफी हेल्पफुल रहेगा। कोलकाता में हर साल 2100 के करीब सार्वजनिक पूजा पंडाल सजता है और पूरे बंगाल में ये संख्या करीब 35,000 के आसपास है। अब जरा सोचिए इस सजावट में कितनी बिजली की जरूरत होती होगी। हमें भी लगता है कि ये पंडाल इस बार के दुर्गा पूजा में कुछ ज्यादा ही रोशनी बिखेरेगी, लेकिन सवाल है क्या ये पहल दूसरे लोग भी अपनाएंगे ताकि पर्यावरण के रक्षा में और एक कदम हम ले सके। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, कोलकाता से GNT के लिए। तो चलिए कोलकाता के बाद अब बात करेंगे काशी की। देखिए वैसे तो बनारस हर साल सावन में शिव भक्तों से भरा हुआ रहता है, लेकिन इस बार पर्यटकों की भीड़ ने यहां एक नया कीर्तिमान रचा है। दरअसल भोले की नगरी में आने वाले भक्तों का आंकड़ा इस बार बढ़ा और बढ़कर 1 करोड़ के भी पार चला गया, जिसके चलते वाराणसी के होटल कारोबारियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों की गूंज। शिव नगरी में भक्तों की ये भीड़, बाबा के दर्शन पूजन के लिए उत्साहित ये श्रद्धालु। सावन के पावन महीने में बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में शिव भक्तों ने इतिहास रच दिया। इस साल जुलाई तक बाबा के धाम में 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। आंकड़ों के मुताबिक 2022 जुलाई में ही करीब 90 लाख श्रद्धालु काशी पहुंचे, जो सावन के महीने में अब तक श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड है। सावन तो हर साल आता है, लेकिन अब की बार श्रद्धा का सावन खूब लहलहाया। दरअसल पिछले 2 सालों में वाराणसी के पर्यटन में भारी गिरावट देखने को मिली थी और कोरोना काल में ये शून्य के बराबर हो गई थी। लेकिन इस साल बाबा के दरबार में श्रद्धा का प्रभाव इतना तेज रहा कि दर्शनार्थियों ने संख्या के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। खास ये था कि 2 साल के अंतराल के बाद कांवड़िए उमड़े भी तो उनमें गजब का अनुशासन दिखा। उनके भाव से शहर की सड़कें गलियां पटी रही, लेकिन कोई ऐसी गतिविधि इस बार नहीं दिखी जो गलत छवि पेश करे। साथ ही स्थानीय लोगों का उत्साह भी उफान पर रहा। क्या देशी क्या विदेशी भोले बाबा के भक्त देश दुनिया के कोने कोने से दर्शन के लिए पहुंचे। इसके पीछे बड़ी वजह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण रहा। जब से विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, तब से इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। कोरोना के कारण 2 साल तक वाराणसी में पर्यटन की स्थिति ठीक नहीं थी। पर्यटकों की संख्या में भी भारी गिरावट रही, लेकिन साल 2022 में वाराणसी में सारे रिकॉर्ड टूटे और भारी संख्या में पर्यटक वाराणसी पहुंचे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के आसपास के दुकानदारों की तो खूब चांदी रही। कोरोना संक्रमण काल के 2 सालों में ध्वस्त हुई दुकानदारी की रौनक सावन के महीने में लौट आई। वाराणसी, जिसे धर्म की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इस बार पूरी तरह शिव के आशीर्वाद से फलती फूलती नजर आई, जिससे शहर की सुंदरता पर 4 चांद लग गए। वाराणसी से शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के करीब आते ही कान्हा के भक्तों का उत्साह अब उन्हें मथुरा की तरफ बुलाने लगा है, खींचने लगा है अपनी ओर, और अपने लड्डू गोपाल को सजाने के लिए वो तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। और इसे देखते हुए मथुरा जेल प्रशासन भी कैदियों के जरिए उनकी पोशाक तैयार करवा रहा है, वो भी मुस्लिम कैदी उसको बना रहे हैं। क्या ये पूरा दिलचस्प मामला, रिपोर्ट देखिए। मथुरा, जेल और कान्हा,
तीनों जन्माष्टमी के पर्यायवाची ही तो हैं। कृष्ण की कहानियां सुनाते हुए आप इसमें से किसी को भी अलग नहीं कर सकते हैं। और अब तो जन्माष्टमी आ रही है। मथुरा जोर शोर से तैयारियों में जुटा है और उसी तैयारियों की एक तस्वीर मथुरा के जेल के भीतर से आई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह लड्डू गोपाल या कहें कि कान्हा के पोशाक की सिलाई की जा रही है। पोशाक सुंदर बने, लोगों का दिल मोह ले और लड्डू गोपाल भी जब सज धज कर तैयार हों तो लोग देखते रह जाएं। इसके लिए रंगों, डिजाइन सबका खास ख्याल रखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं इस तस्वीर का सबसे अहम पहलू। जिन लोगों को आप कान्हा की ड्रेस सिलते हुए देख रहे हैं वो सब मुस्लिम हैं और सजा याफ्ता भी, यानी कि कैदी हैं। इनको ये हुनर दिखाने का मौका दिया है गाजियाबाद की एक संस्था ने, जिसमें वो 5000 लड्डू गोपाल के वस्त्र खरीदने वाली है। वैसे तो हुनर किसी मजहबी दायरे में नहीं बंधा है, लेकिन जब देश की व्यवस्थाओं को मजहब में बांटने की कोशिश सियासतदान करते हैं तो फिर इंसानियत और समझदारी धर्म या मजहब से बड़ी कैसे है, इस समझ से पर्दा ऐसी ही तस्वीरें उठाती हैं। बहरहाल किसी मजहबी किस्सा गोई से बेहतर पोशाक बनाने वाले कारीगर को सुनना, जो अपनी खुशनसीबी मानते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि एक मोमडन होकर मुझे ये काम करने का मौका मिला, वरना लोग इतने सारे होते हैं, फिर भी किसी को मौका मिलता है। लाखों में से शायद ही कुछ हो पाते हैं जिनको ये भगवान जी की पोशाक बनाने का मौका मिलता है। ये कीमत सिर्फ वही जानते हैं जो ये पोशाक बनाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। दरअसल मथुरा राज्य सरकार की योजना का हिस्सा है, जिसमें मथुरा जेल के कैदियों से भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बनवाई जा रही है। इसके लिए इन कैदियों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। ये मदद गाजियाबाद की उसी संस्था ने दी है जिसने जेल को 5000 ड्रेस के ऑर्डर दिए हैं। हालांकि जेल सुपरिटेंडेंट की माने तो लोगों को कपड़े पसंद आने की एक नहीं कई वजहें हैं। हम लोगों ने वर्तमान में 40 से 50 जब कपड़े बनाकर के उनको उपलब्ध कराए, उनको सैंपल के तौर पे जब दिखाया उस सोसाइटी को, तो उस सोसाइटी ने जब उसको मार्केट में रखा तो लोगों की भावनाओं के साथ साथ उसको व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद किया गया। भावनाएं ये थी कि कृष्ण की जन्मभूमि जो है कारागार को माना जाता है, अर्थात उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और साथ में कारागार से निर्मित वस्तु है उसके दृष्टिगत भी यह मार्केट में अपने आप पब्लिसिटी ब्रांडेड होकर बिकने लगी। अपने इस काम की बदौलत कैदियों में भी भरोसा बढ़ा है। उन्हें लगता है कि सजा तो ठीक है, लेकिन इस हुनर से आगे की जिंदगी सुधर जाएगी। वैसे भी कृष्ण के लिए तो कहा भी गया है, वहीं गए जहां गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, अब जेल की बात चली है तो आपको यूपी के जेलों की आप नई तस्वीर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी की जेलों का कायाकल्प करने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने दरअसल अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे नियमों को अब बदल दिया है। क्या है यूपी की जेलों में होने वाला ये बदलाव? हमने बातचीत की है यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति से, आप भी सुनिए। बहुत कुछ बदलाव हमने किया है। महिलाओं के लिए हमने कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं। उनका श्रृंगार का सामान, कैदियों के लिए पाउडर, ब्रश, टूथपेस्ट, ब्रश की व्यवस्था हमने की है। कैदी चाहे तो अपना खरीद सकते हैं। और भोजन की व्यवस्था में भी हमने कुछ बदलाव किया है। जैसे त्योहार आते हैं, व्रत आते हैं, उसमें भी कुछ कैदियों के लिए व्यवस्था हो। व्रत में हिंदू कैदी हमारे मुस्लिम कैदी रखते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था हमने लोगों ने की है। काले पानी की जो सजा उसमें थी वो हमने खत्म की है। पिस्टल भी कुछ चेंज किए आपने, जो बुलेट्स? हाँ, 303 वाली वो राइफल थी, वो पिस्टल वो हमने चेंज की है। 9 mm की पिस्टल और आधुनिक हथियारों की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। और क्या बदलाव हुए हैं सर, जो मतलब लोगों को बताना चाहेंगे? बहुत कुछ बदलाव उसमें हो रहे हैं। हम एक सबसे बड़ी बात है कि कैदियों का जो नौजवान लड़के हैं उनकी मैंने स्वयं मुहिम चलाई है। उनको ट्रेनिंग दिलाना, एमई से जोड़ना, कौशल विकास से जोड़ना कि बाहर जाके वो क्राइम न करें, काम सीखें और बाहर जाएं तो बेरोजगार न रहें। इस व्यवस्था पे हम काम कर रहे हैं। महिलाओं के साथ जो बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चों के लिए खेलने कूदने के चिल्ड्रन पार्क बना रहे हैं। बहुत कुछ बदलाव कर रहे हैं।
और अब खबर महाराष्ट्र के ठाणे जिला से आ रही है, जहां आने वाली दही हांडी त्योहार की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। आजादी का अमृत महोत्सव होने की वजह से इस साल की जन्माष्टमी का त्योहार भी कुछ खास होने वाला है। ठाणे में इस साल दही हांडी उत्सव पर 75 कैंसर पीड़ित महिलाओं का इलाज किया जाएगा। ठाणे में दही हांडी का आयोजन करने वाले स्वामी प्रतिष्ठान न्यास का ये कहना है कि इस साल विजेताओं को 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से कोरोना संकट के कारण कई त्योहारों पर सरकार ने पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन हालात सामान्य होते देखकर अब इन पाबंदियों को हटा दिया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र में इस साल त्योहारों को लेकर उत्साह भी गजब का देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत दही हांडी उत्सव के साथ होने जा रही है। और इस बार फिर से सड़कों पर गोविंदा आला रे आला की गूंज हम सभी को सुनाई देगी। कोरोना के 2 साल बाद सड़कों पर फिर गोविंदाओं का पथक निकलेगा। 7 और 8 थर लगाए गए, मतलब यहाँ पर 8 थर लगाने की कोशिश। जय जवान पथक है वो यहाँ पे हाजिरी लगाने वाले, आने वाले हैं, मौजूद होने वाले हैं। इस साल में स्वामी प्रतिष्ठान के माध्यम से ये दही हांडी उत्सव जो है वो बड़े जोर शोर में मनाया जाने वाला है। सरकार भी, जो शिंदे फडणवीस सरकार है, ये सारे हिंदुओं के सन को प्रोत्साहन दे रही है और आवश्यक नियमों का पालन करते हुए बहुत उत्साह से स्वामी प्रतिष्ठान के माध्यम से इस क्षेत्र में हम दही हांडी उत्सव मनाएंगे। यहाँ पर लगभग 51 लाख की योजना है, पुरस्कार है और 450 के ऊपर ये जो गोविंदा पथक है वो यहाँ पे हाजिरी लगाने वाले, आने वाले हैं, मौजूद होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर अब बदलने लगी है। यह सरकार की कोशिशों से बिछाए गए 4G नेटवर्क के जाल का फायदा अब मिलने लगा है। जी हां, इसी का नतीजा ये कि इलाके में न केवल लोग जागरूक हो रहे हैं, बल्कि शिक्षा का ढर्रा भी बदलता नजर आ रहा है। युवाओं के हाथ में ऐसे फोन और बातचीत का ये अंदाज आपको कभी नहीं चौंकाएगा, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि तस्वीर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमार के जंगलों की है, वही अबूझमार जिसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है, तो आपकी दिलचस्पी इस तस्वीर और इससे जुड़ी जानकारियों में बढ़ जाएगी। राजकुमार नेताम अब रोजाना ऐसी ही बात करते अपने गांव में दिख जाते हैं। वो सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि अपने गांव के लोगों को वीडियो वगैरह दिखाकर मनोरंजन भी करते हैं। सिर्फ राजकुमार ही नहीं, यहां मौजूद स्कूल के बच्चे भी मोबाइल के इर्द गिर्द जमा होकर अपनी जानकारी बढ़ाने में पीछे नहीं हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल को बच्चों को समझाने में जो मुश्किलें आती रही हैं, वो अब इस इलेक्ट्रॉनिक मददगार के चलते दूर हो गई हैं। तस्वीरें अबूझमार के जंगलों में बसे आका बेड़ा गांव की है। नक्सलियों से घिरे इस गांव में नेटवर्क जादू हुआ करता था, जो कभी आया कभी नहीं आया। नतीजा, लोग 3 किलोमीटर का सफर कर दूसरे ठिकानों पर जाते रहे या फिर पेड़ों पर चढ़कर मोबाइल नेटवर्क के टावर के समानांतर मोबाइल की हाजिरी लगाते रहे। पहले उतना ये नहीं था, कुकड़ा जोर जब था तो वहाँ ये कोड़का नहर उसके जस्ट ऊपर में जो है ऊंचा वाला, उसमें जाते थे पहले। कितना दूर था? अभी यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर। राजकुमार फिलहाल गुजरात के वापी में रहते हैं, जहां वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए नौकरी भी कर रहे हैं। गांव आते जाते रहते हैं। सुविधाओं के फासले का फर्क सरकारी कोशिशों की बदौलत मिट चुका है, खासकर मोबाइल नेटवर्क के मामले में, क्योंकि यहाँ एक प्राइवेट कंपनी और एक सरकारी कंपनी की बदौलत 4G की सेवा पहुंच चुकी है। 4G की इस सर्विस का सबसे बड़ा फायदा यहाँ के स्कूली बच्चों को मिला है, जिन्हें न केवल पढ़ाना आसान हो गया है, बल्कि समझाना भी आसान हो गया है। हमारे पास तो नेटवर्क नहीं था और ऐसी घाटी में जाते थे और BSNL भी था, लेकिन उसमें नेट नहीं था। अभी जियो आने से हमको बहुत अच्छा सुविधा हुआ। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से कुछ दिखाते हैं बच्चों को। अभी भी कर रहे हैं कि सर कब स्कूल खुलेगा, ऐसे कब आएंगे सर, ऐसे बोल के ओरछा से और ओरछा के और बहुत दूर अंदर के लोग हैं, उन लोग फोन करते रहते हैं सर।
हालांकि प्रशासन और सरकार के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन प्रशासन ने इस चुनौती को कबूल किया। अव्वल तो यहाँ मोबाइल टावर लगाए गए और जहाँ टावर लगाना मुश्किल था वहाँ फाइबर लाइन बिछाकर अबूझमाड़ के जंगलों में पड़ने वाले गांवों को वाईफाई से लैस किया जा रहा है। इस बदलाव का नतीजा है कि इलाके में अब ऑनलाइन शिक्षा को लेकर जोर दिया जा रहा है। जहाँ पे हमारा नेट पहुंचा है उसके बगल के गांव वाले अब हमारे पास आ रहे हैं कि या तो आप उसकी रेंज बढ़ाइए या फिर आप हमारे यहाँ एक अलग नया एक टावर लगाइए। तो उससे हमको फायदा हो रहा है। जहाँ पे हम BSNL या जियो के माध्यम से पहुंच पा रहे हैं वहाँ पे हम टावर लगवा रहे हैं। जहाँ उनके माध्यम से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम वाईफाई जोन क्रिएट कर रहे हैं। और आज हमारे अबूझमाड़ के एरिया से लोगों की डिमांड है ऑनलाइन क्लासेस की अपने बच्चों के लिए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक चेंज आ रहा है। इस और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंक के खिलाफ सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। शोपियां में तलाशी अभियान में आतंकियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया गया है। हालांकि सर्च ऑपरेशन में जुटे जवानों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन जवाबी फायरिंग के बाद सभी आतंकी मौके से भाग निकले। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश को नाकाम करा है हमारे शूरवीरों ने, हमारे जवानों ने। शोपियां में आतंकी ठिकानों पर भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा पहले से बरामद कर लिया। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, कोई अनहोनी हो जाती, उससे पहले ही हमारे जवान मुस्तैदी के साथ इस क्रम में आगे बढ़े। चलिए अब एक गुड न्यूज आपको दे देते हैं। दरअसल डिफेंस सेक्टर से एक गुड न्यूज आई है। लद्दाख में भारत की ताकत कई गुना और बढ़ गई है। चीनी घुसपैठ पर निगरानी के लिए एक नया ड्रोन तैयार किया गया है। एक नया ड्रोन मिला है जो लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर नजर रख सकेगा। इसके साथ ही सेना को लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट राइफल्स भी मिली हैं और खूबी इसकी ये कि ये हथियार दरअसल है देसी, भारत में बनाए गए हैं ये हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी हथियारों को सेना को वर्चुअली सौंपा। इसे मिलने के बाद सेना को एक नई शक्ति मिली है और सरहद पर हमारे देश की ताकत और बढ़ गई है। ये नए हिंदुस्तान की नई ताकत है। ये आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है। दुश्मन देश के लिए भारत की ताकत का आईना है। लद्दाख में चीन की हेकड़ी को हवा करने वाले स्वदेशी ड्रोन तैनात किए गए हैं। सीमा पर दुश्मनों को पटखनी देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय युद्धपोतों को नए हथियार सौंपे हैं। देश की सेना परंपरागत हथियारों की जगह अब आधुनिक हथियारों से लैस हो रही है। चाहे वो हमारी पश्चिमी सीमा हो या पूर्वी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान हो, भारतीय सेना किसी भी स्थिति का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। और खास बात यह है कि सेना को मिले इन अत्याधुनिक हथियारों को विदेशों से नहीं मंगाया गया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम का ही कमाल है। हिंदुस्तान के इन हथियारों को खुद ही तैयार किया गया है और इसका लक्ष्य भारतीय सेनाओं के बाहुबल को बढ़ाना है। भारतीय सेना को सौंपे गए हथियारों में AK-203 असॉल्ट राइफल और F-INSAS राइफल शामिल हैं। इसके अलावा एंटी पर्सोनल माइन निपुण को भी शामिल किया गया है। पैंगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और कई अन्य प्रणालियां शामिल की गई हैं। भारतीय सैनिक को और हाईटेक बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को मेक इन इंडिया के तहत 9 नए डिफेंस सिस्टम सौंपे। इसमें सबसे खास F-INSAS प्रोजेक्ट, जिसके तहत एक सैनिक को किस तरह से हाईटेक बनाया जाए, खासतौर से AK-203 राइफल जो कि अब भारत में तैयार हो रही है। इसके अलावा आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, कम्युनिकेशन सिस्टम और आधुनिक हैंड ग्रेनेड जैसे तमाम वो डिफेंस सिस्टम जिसकी वजह से एक सैनिक पूरी तरह से हाईटेक हो जाएगा। जाहिर है हिंदुस्तान रक्षा के क्षेत्र में किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। देश की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को हर आधुनिक हथियार से लैस किया जा रहा है। इन हथियारों के साथ देश की सीमाओं पर दुश्मन देशों को जवाब देने के लिए जाबाज जवान तैनात हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन हथियारों को सेना को सौंपते हुए कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए ये प्रणालियां और उपकरण सेना को और भी सशक्त बनाएंगे। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में
नई परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए स्केल्स ऑफ एकोमोडेशन का इनॉग्रेशन हो रहा है। विभिन्न पोर्टल्स और एप्लीकेशंस की शुरुआत की जा रही है। ये सभी पोर्टल्स और एप्लीकेशंस एमईएस के कामकाज को और अधिक सुचारू रूप से चलाने, कार्यों में इफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी लाने में सहायक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। खतरा भांपते हुए दुश्मन पर अटैक किया जाएगा। जल, थल, नभ, खतरा कहीं से भी हो सकता है, लेकिन भारत के नए हथियार दुश्मन को खाक में मिलाने के लिए काफी हैं। एलएसी के पास ही सुरक्षा को मजबूत रखने और उसे सशक्त करने के लिए स्वदेशी तकनीक से बना ड्रोन भी शामिल है। इस ड्रोन के जरिए एलएसी के आसपास के इलाकों पर नजर आसानी से रखी जा सकेगी। इसके साथ ही सेना को अग्रिम मोर्चों पर तैनाती और गश्त के लिए खास तरह के जंगी वाहन भी सौंपे गए हैं। इन वाहनों की मदद से चीनी सेना को किसी भी स्थिति में मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। इसके अलावा पैंगोंग झील पर चीन को सबक सिखाने के लिए खास बोट भी दी गई है। इस बोट में एक साथ 35 जवान सवार हो सकते हैं। ये बोट काफी आधुनिक है। इस बोट के जरिए पैंगोंग झील पर चीन को तुरंत जवाब दिया जा सकेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय फौज को जो अभी हम लोग की इंडिजिनसली फिट इक्विपमेंट, आर्म्स और एम्युनिशन मिल रहे हैं, उससे हम लोग को एक बहुत अच्छी रफ्तार मिलेगी, क्योंकि हम लोग की डिपेंडेंस विदेशी कंपनियों पर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, मेंटेनेंस के लिए भी और आर्म्स और एम्युनिशन का हम लोग को जो स्पेयर पार्ट्स के लिए भी। तो अब जिस तरह से हम लोग का भारत का जो चीन और पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाइयां चल रही हैं, और साथ ही साथ जो हमारे एक ग्लोबल स्तर पे जो हमारा नाम बन रहा है आत्मनिर्भर भारत से, उसमें आर्थिक तौर पर भी और डिफेंस जो है हम लोग का एक ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी हम लोग का बहुत ऊंचा नाम रहेगा। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के लक्ष्य को साकार किया जा रहा है और ये स्वदेशी हथियार भारत की ताकत में इजाफा कर रहे हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात उस महामारी की जिसने हमें 2 साल कैद कर दिया था। पूरी पाबंदियां लगा दी गई थी, कोरोना पाबंदियां हटी तो बेपरवाही फिर से बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से केसेस बढ़ने लग गए हैं। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही, लेकिन इस बार प्रशासन और राज्य सरकारें मुस्तैद हैं। लेकिन इसमें आपकी हमारी भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है और महामारी अभी गई नहीं, इस बात को हमें समझना होगा। वायरस अब भी हवा में मौजूद है, लिहाजा सावधानी बहुत जरूरी है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। टीकाकरण भी 2 अरब के पार हो चुका है। अब तो बुजुर्गों और 18 साल से ऊपर के लोगों को प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है। लेकिन एक बार फिर कई राज्यों में लगातार बढ़ रही मरीजों की तादाद ने चिंता बढ़ा दी है। ये साफ हो गया है कि कोरोना से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। बता दें कि देश में मंगलवार को कोरोना के 8,813 नए मामलों का पता चला है। देश भर में रोज का पॉजिटिविटी रेट 4.15% है। हालांकि 15,040 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक भी हुए हैं। राहत की बात जरूर है कि देश में कोविड के मरीजों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन इससे लोगों की जान पर खतरा कम हो गया है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है कि एहतियात बरती जाए तो स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। लेकिन कई राज्यों में कोविड के नए मरीजों की संख्या बढ़ते देख सरकार फिर से सतर्क हो गई है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हालात को देखते हुए अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया गया है और महामारी की स्थिति पर काबू पाने के लिए जो कदम पहले उठाए गए उन्हें जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। परेशानी की बात यह है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 917 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 20% का मार्क छूने लगा है और इस वायरस से 3 मौत भी दर्ज की गई है। 5,000 से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में हैं, तो 563 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो कोविड मरीजों के लिए समर्पित सभी आईसीयू बेड मंगलवार को भरे दर्ज हुए हैं। अकेले साउथ मुंबई के एक अस्पताल में कोरोना के लिए 14 डेडिकेटेड आईसीयू बेड हैं जो सभी मरीजों से भरे हैं।
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी बरतने की जरूरत है, जिसका सबसे कारगर तरीका वैक्सीनेशन है। मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के साथ टीके का सुरक्षा कवच कोरोना के खिलाफ रामबाण है। देश की आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिल चुका है और जल्द ही बाकी आबादी भी वैक्सीन से लैस होगी। लेकिन कोरोना के हालिया मामलों में बढ़ोतरी कहती है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे में कोरोना को अगर जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो वैक्सीन की सुरक्षा कवच के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अगस्त में एक बार फिर से कुदरत का रौद्र रूप हम सभी को देखने को मिल रहा है। पहाड़ से मैदान तक आफत बरपी हुई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक आसमान से मुसीबत लगातार बरस रही है। देश के अलग अलग 8 जिलों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। बाढ़ बारिश के मुश्किल हालात में भी लहरों से लड़ाई लगातार जारी है। हमारे जवान, देवदूत, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स जो हैं बाढ़ में जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाकर सुरक्षित स्थानों पर लगातार ले जा रही है। गुजरात के अरावली में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं और मध्य प्रदेश से ओडिशा तक भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। साथ ही ओडिशा के भद्रक, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, हरदा, विदिशा, भोपाल, गुना, वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और गुजरात के अरावली में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल इन जगहों पर रेस्क्यू टीमें लगातार तैनात है। उड़ीसा के कटक में महानदी उफान पर है। उफनती महानदी का पानी जैसे जैसे निचले इलाकों में घुस रहा है, तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आने लगा है। देखिए, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ गए हैं। तो वहीं अहमदाबाद में सरदार सरोवर बांध के 23 गेट्स अब खोल दिए गए हैं। बांध से तकरीबन 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद भरूच गोल्डन ब्रिज के पास नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। करजन, दाभोई और शिनौर तालुकाओं में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हो रही लगातार बारिश की वजह से नेवज नदी भयंकर उफान पर है। मोहनपुरा डैम का जलस्तर बारिश की वजह से बढ़ रहा है, जिसको लेकर मंगलवार को डैम के 17 में से 14 गेट खोलने पड़े। डैम से तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाना है और इसे लेकर के प्रशासन ने आसपास भी अब अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, मानसून बारिश का सबसे ज्यादा असर जो है इस वक्त मध्य प्रदेश और उड़ीसा पर देखने को मिल रहा है। दोनों राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात अब बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीते 60 घंटों से हो रही बारिश के कारण चंबल, बेतवा, नर्मदा, पार्वती सहित लगभग सभी नदियां जो हैं उफान पर हैं और नर्मदापुरम पर सीहोर में नर्मदा नदी का जलस्तर लगभग 900 फीट के पार जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम जिले में बाढ़ का जायजा लेने वो पहुंचे और उन्होंने नर्मदा तट से सेठानी घाट पर नदी का रौद्र रूप देखा। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम में वर्चुअल बैठक भी की। उधर उड़ीसा के जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है और जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ चुकी है, जिसके कारण प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त देखिए, सबसे विकराल स्थिति मध्य प्रदेश और ओडिशा में नजर आ रही है और चाहे प्रशासन हो या फिर सरकारें, राज्य सरकारें लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं।